दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट, आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री रमेश पांडे जी। आप 2013 में हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे और सौभाग्य से वो अभी छत्तीसगढ़ में भी संपादक के पद पर कार्यरत हैं और अपना एक वेबसाइट भी चलाते हैं। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि अमित शाह जी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के तैयारियों की। तो देखिए, जहां तक बात, अमित शाह एक एग्रेसिव नेता माने जाते हैं और उनकी जो टेक्निक होती है उसके बारे में भाजपा के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि वो कल क्या डिसीजन लेंगे या अगले क्षण क्या डिसीजन लेंगे ये कोई नहीं बता सकता, और इतना त्वरित निर्णय लेते हैं जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी उनके द्वारा रणनीति तैयार की गई उसके आधार पर आज भी वो विजयी है। तो पांडे जी, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि अमित शाह जी जो उत्तर प्रदेश में उनका जो समय था और छत्तीसगढ़ का जो समय उत्तर प्रदेश की राजनीति थी और छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान राजनीति है उसमें कितनी आप सामंजस्यता पाते हैं और कितना अंतर पाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में मूलतः यहाँ के मतदाताओं में एक अंतर हमने देखने को देखा है कि छत्तीसगढ़ का मतदाता बहुत ही सहज, सरल और बहुत ही एक तरह से कहिए कि स्वच्छ और साफ निर्णय वाला लेने वाला मतदाता है। वह किसी बहुत लाग लपेट बहकावे में नहीं आता है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और अच्छे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा इसमें परिवर्तन है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता बहुत जागरूक कह लीजिए होते हैं और बहुत चालाकी से काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश में एक जातिवाद का भी बड़ा असर है जो छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में जन सामान्य जातिवाद से प्रभावित नहीं है। ये दोनों राज्यों के मतदाताओं में अंतर है। जहां तक अमित शाह के कार्यशैली के बारे में मैंने देखा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं जिक्र करूं कि मैं कोई अमित शाह की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमित शाह का जो मैंने देखा है 2013 से 2014 तक उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो अमित शाह को देखने से ऐसे उनकी कार्यशैली ऐसी है कि वो बहुत चतुर रणनीतिकार हैं। उनके मन में क्या है, वो किस रणनीति पे काम करना चाहते हैं, उनके सिवा कोई बगल में बैठा आदमी भी नहीं समझ पाता है। और दूसरे बिंदु पर ये कहें कि अमित शाह में एरोगेंसी नहीं है। वो बहुत ही सुलझे, बहुत ही समझदार और बहुत ही नब्ज को परखने वाले नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई थी, बहुत गुटबाजी का शिकार थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गुटबाजी को दूर करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन अमित शाह ने ऐसा काम किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनकी गुटबाजी को दूर करके पूरी भारतीय जनता पार्टी को यूनाइट कर दिया। और उसका परिणाम यह देखने को मिला कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 72 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। ये एक जादुई था, एक करिश्मा था जिसको आज तक लोग नहीं समझ पाते कि आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ। और 2014 के इलेक्शन के बाद आपको बताऊं कि 2017 में इलेक्शन हुआ और 2019 में इलेक्शन हुआ, फिर 2022 में इलेक्शन हुआ। इन सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने भारी अंतर से जीत हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की कही जा सकती है। और आज जब छत्तीसगढ़ में अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ उनका जादुई करिश्मा या जादुई रणनीति का जो एक परिणाम सामने आता है वो कहीं ना कहीं जरूर असर दिखेगा उसका। जी, उत्तर प्रदेश
और छत्तीसगढ़ के उसमें आपने परिवर्तन बताया। एक अंतर और जो आप शायद नहीं महसूस कर पाए वो ये है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य है और बीजेपी की जो टेक्निक होती है वो एक हौवा खड़ा करती है जातिवाद का। जी जी। तो आरोप भी उस पर लगते रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुस्लिम बाहुल मुस्लिम जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, केवल कुछ शहरों में तक सीमित है। तो यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम का काट तो चल नहीं सकता। देखिए, मैं एक चीज और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये बात बहुत सही आपने बिंदु उठाया कि वो बात हम थोड़ा सा विस्मृत कर गए थे, लेकिन एक चीज हमने छत्तीसगढ़ में और भी देखा है कि छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है, छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, वो भगवान राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति या धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है उसका। उस पर बहुत जल्दी मोबिलाइज हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में ऐसा नहीं है। धर्म के प्रति उत्तर प्रदेश में कट्टरता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कि अगर कट्टरता शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा अच्छा नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है वो धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु है और बहुत आस्थावान है। तो यहाँ ये तो सही है कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ जो एक खास करके धर्मांतरण का जो इशू है, ईसाईकरण और हिंदुत्व का जो इशू है, वो भी बहुत प्रभावी है छत्तीसगढ़ में। और मेरे ख्याल से उसका भी कहीं ना कहीं इलेक्शन पर असर रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे, वो जो जूदेव सिंह का प्रकरण आपने देखा होगा, धर्मांतरण से ही जुड़ा है। जसपुर जैसे इलाकों में उनका प्रभाव भी इसी वजह से बना रहता है। पांडे जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक्चुअली में धर्म प्रदेश हम इसको बोलते हैं। और यहाँ आपको मैं एक और चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है कि जो राम राज परिषद का गठन हुआ था करपात्री महाराज का, उसका एकमात्र विधायक छत्तीसगढ़ से होता था, ये कवर्धा जिले से होता है, जो इस समय एक तरीके से कहें कि तनाव पे भी है, तनाव इसका है। और वहाँ भगवा के अपमान की भी चर्चाएं हुई है। तो यह भी उस क्षेत्र में कम से कम जैसी खबरें आ रही हैं कि 2-3 क्षेत्र तो 2-3 विधानसभा तो वो तनाव बना रहेगा, जिसमें साझा की बात आ रही है, जिसमें आपके कबीर धाम की बात आ रही है। और अभी जो बिरनपुर का जो घटना हुआ है उसका हमने रतनपुर पे भी देखा। तो वहां पर जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कोटा विधानसभा क्षेत्र है या पास में उसमें लगा हुआ बिलासपुर, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो एक चीज हम देख रहे हैं बीजेपी इस समय 2 चीज को छोड़ रही है। एक तो हिंदू मुस्लिम कार्ड छोड़ रही है, दूसरा धर्म का कार्ड भी वो नहीं खेलना चाह रही। अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं और जो इनकी प्रैक्टिसेस दिख रही हैं, उसमें ये दिख रहा है कि ये करप्शन को मुद्दा बना रहे हैं और करप्शन को मुद्दा बना के ये विकास को मुद्दा बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी अपने मूल उससे हटती है तो करप्शन और भ्रष्टाचार और विकास क्या यहाँ आप एक मुद्दे के रूप में देखते हैं, बन सकता है? देखिए, डेवलपमेंट तो एक इशू है, नो डाउट। डेवलपमेंट एक इशू है छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा। करप्शन भी दूसरा बहुत बड़ा इशू है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहां तक मैंने देखा कि करप्शन के मामले में उत्तर प्रदेश से कई गुना ज्यादा बड़ा है, करप्शन यहाँ ज्यादा है। लेकिन उसमें एक और कारण है, करप्शन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है छत्तीसगढ़ में, ऐसा कहना भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कि मैंने देखा है कि जो पिछली गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 15 सालों में रही है, उसके जो भी वर्तमान में नेता हैं आज जो दिखते हैं, वो
मेरे ख्याल से उनमें कोई ऐसा नहीं बचा है जिनके हाथ भ्रष्टाचार से न सने हो। तो वो भ्रष्टाचार की अगर मुद्दा उठाते हैं तो पहले उनको अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वही भ्रष्टाचारी नेता जब भ्रष्टाचार के विरोध में बातें करेंगे तो किसी के गले उतरेगा नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना है तो उन्हें साफ सुथरे छवि के नेताओं को आगे लाना होगा। नहीं, आप एक बढ़िया बात बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस समय में। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अमित शाह हैं, क्या वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि देखिए, अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का निर्णय लिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को सामने लाया कि जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन वो सारे लोग विजयी हुए, और जो बहुत बड़े नेता थे उनको उन्होंने हाशिए पर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में हो सकता है ऐसा प्रयोग वो करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी के दिखने वाले अपने को बड़े नेता कहने वाले लोग हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके हाथ भ्रष्टाचार से न सने और जिसके भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता न जानती हो। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है तो निश्चित रूप से अमित शाह के मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि ऐसे लोगों को जिनकी आम छवि भ्रष्टाचारियों के रूप में है, उनको जरूर वो कहीं ना कहीं साइड लाइन करेंगे और नए लोगों को जरूर मौका देंगे। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है, देखिए क्या होता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय भाजपा के दूसरे और तीसरे, क्योंकि जो रमन सिंह का जो बरगद जैसा जो नेतृत्व रहा है, एक तिनका भी नहीं उग पाया उनके सामने, तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सेकंड लाइन और थर्ड लाइन उभर सकती है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि रमन सिंह तो हाईली करप्टेड मैन है, उनको तो बिल्कुल हाशिए पे कर देना चाहिए। अगर रमन सिंह रहेंगे तो रमन सिंह से अच्छा तो दूसरे लोग हैं जो आज वर्तमान में हैं। तो रमन सिंह का कोई कार्ड तो मेरे ख्याल से नहीं चलने वाला है, इसलिए कि रमन सिंह के हाथ तो भ्रष्टाचार से सने हुए हैं। जो लोग उनकी सरकार को जानते हैं उनमें भ्रष्टाचारों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसको छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी नहीं भूले हैं। चाहे प्रियदर्शनी बैंक लूट कांड की चर्चा हम कर लें, आबकारी में जो उन्होंने एक समुद्र सिंह को बैठा रखा था उसमें भारी लूट की बात कर लें, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं गिनती से अगर गिनाऊंगा तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाएगा। तो रमन सिंह का चेहरा दागदार है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सिर्फ यहीं अपना विराम देते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा और हमारे दर्शकों को ये इस तरीके से दोनों राज्यों के बीच के संदर्भ और आने वाले समय पे हम आपस में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।